हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योत्सना कुमारी, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, स्वागत करती हूं आप सबका SKMU ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक जानकारी दे दें। इस लेक्चर को हम लोग 2 भाग में कवर करेंगे। भाग 1 जो आज हम कवर करेंगे उसमें हम ये बताएंगे कि आंतरिक सुरक्षा क्या है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आंतरिक सुरक्षा बेसिकली है क्या। तो आंतरिक सुरक्षा को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। क्यों? क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा से हमारा तात्पर्य है उस देश की नागरिक की सुरक्षा करना, उस देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करना, उस देश की संसाधनों की सुरक्षा करना और उस देश की संप्रभुता की सुरक्षा करना, उस देश की भूभाग की सुरक्षा करना। अर्थात आप सोचिए कि जिन जिन तत्वों से मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है वो सारी चीज़ों की सुरक्षा करना ही एक राष्ट्र का सुरक्षा माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा है क्या। अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा को 2 भागों में बांटते हैं। पहला आंतरिक सुरक्षा, दूसरा बाह्य सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा जो आपके सिलेबस में है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, और बाह्य सुरक्षा को इसलिए आपके लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि आप अंतर कर सको कि आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा से कितना अलग है और कितना समान है। तो देखो आंतरिक सुरक्षा है क्या। तो आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। यह उस राष्ट्र की कानून व्यवस्था, संपत्ति की सुरक्षा और एकता अखंडता से संबंधित है। अर्थात आंतरिक सुरक्षा से हमारा मतलब है कि किसी भी देश की सीमा के अंदर की सुरक्षा। मतलब भारत एक देश है तो भारत का एक निश्चित भूभाग है, तो उस भूभाग के अंतर की अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हम आंतरिक सुरक्षा का बात करते हैं। उस देश का कानून व्यवस्था बना रहे, उस देश की संप्रभुता अक्षुण्ण रहे, वहाँ पे लोक व्यवस्था का रख रखाव उचित ढंग से हो। अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। लेकिन बाह्य सुरक्षा से हमारा क्या तात्पर्य है? तो बाह्य सुरक्षा से हमारा तात्पर्य है किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा करना। सीमा की सुरक्षा हमें कैसे करना है? बाहरी आक्रमण से, घुसपैठियों से और बाहरी युद्धजन्य परिस्थितियों से। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए भारत के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद एक समस्या है, नक्सलवाद एक समस्या है, सांप्रदायिक विभाजन एक समस्या है। तो अगर हम इन समस्याओं के बारे में अगर जिक्र करते हैं तो हम आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत जिक्र करते हैं। लेकिन जैसे ही अभी आप देखे होंगे कि डोकलाम विवाद चल रहा था भारत, भूटान और चाइना के मध्य, तो भारत, भूटान और चाइना के मध्य जो विवाद था, चीन द्वारा जो सैनिकों की तैनाती की गई हमारे बॉर्डर पे और उसके द्वारा जो निरंतर युद्ध की धमकी दी जा रही थी, ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही थी, तो बाहरी सुरक्षा के समक्ष जो हमारे चैलेंजेस आते हैं, तो ये सारे जो विषय आएंगे ये बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है कि जो हमारा आंतरिक सुरक्षा है ये केंद्र का विषय है और इसका देखरेख कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। और बाह्य सुरक्षा का जो मेंटेनेंस है उसका देखरेख कौन करता है? रक्षा मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार वर्ग हैं वो हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, और बाह्य सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार है वो है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी अर्थात भारतीय थल सेना,
भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी। तो आप समझ गए होंगे कि आंतरिक सुरक्षा क्या है और बाह्य सुरक्षा क्या है। अब हम ये समझेंगे कि किसी भी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा इतनी ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्या इम्पोर्टेंसी है इसकी किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उसमें सबसे ऊपर जो आता है वो है कि किसी भी देश की संप्रभुता की रक्षा करना। एक राष्ट्र का जो संप्रभु है उस देश का सुप्रीम पावर होता है, सर्वोच्च शक्ति होता है वो। आपको पता है कि भारत एक देश है, तो भारत एक देश है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता होगी और वो होगी भारत की सत्ता। क्यों? इसके समानांतर किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि और दूसरा सरकार चलाए। यहाँ पे सिर्फ एक सरकार चलेगी, वो है भारत की सरकार। ना ही किसी बाहरी देश को ये अधिकार है कि यहाँ के संप्रभुता में किसी भी प्रकार का या फिर हमारे आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे। तो आप समझ गए होंगे कि देश की संप्रभुता बनाए रखना किसी भी देश के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना। भारत जैसे देश में, भारत आपको पता है कि बहुत सारे राज्यों का संघ है। यहाँ पे 29 राज्य हैं। 29 राज्यों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। सांस्कृतिक आधार पे आपको विविधताएं देखने को मिल जाएंगी, पारंपरिक आधार पे मिल जाएंगी, धर्म आधारित मिल जाएंगी। तो इतनी सारी विविधताओं में आपस में सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इसलिए भी हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम बहुत सारे विविधताओं के साथ एकता के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि यही हमारी भारत की पहचान है। और इसके बारे में हमारे प्रस्तावना में भी ये चीज़ें निहित है कि हमको भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है देश में आंतरिक शांति बनाए रखना। देश में आंतरिक शांति बनाए से क्या मतलब है कि किसी भी देश का समुचित विकास अगर करना है तो वहाँ के नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस देश में जितना अच्छा गुड गवर्नेंस होगा, जिस देश में जितनी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगे, जिस देश में जितने ट्रांसपेरेंसी होगी, जिस देश के राजनेता जितने कम भ्रष्टाचार होंगे, उस देश का अर्थव्यवस्था या कहें तो उस देश का जो विकास है वो समुचित ढंग से हो पाएगा। तो इसलिए आंतरिक सुरक्षा जितना सुदृढ़ होगा उस देश में आंतरिक शांति उतनी ज़्यादा बनी रहेगी। चौथा पॉइंट है विधि का शासन। विधि का शासन किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवैधानिक शासन होने से, विधि का शासन होने से वहाँ के लोगों में समानता देखने को मिलती है, वहाँ के लोगों में स्वतंत्रता देखने को मिलती है और बहुत सारे मूल अधिकार मिलते हैं जिनको वो समुचित उपयोग कर पाते हैं। किसी भी देश का जो व्यक्ति है जितना ज़्यादा डर के अभाव में ज़िंदगी जिएगा, जितना ज़्यादा समानता पे आधारित ज़िंदगी जिएगा, उस राष्ट्र का विकास उतना ही तेज़ी से होगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जो आंतरिक सुरक्षा है वो किसी भी राष्ट्र के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। अब हम इसके आगे ये समझेंगे कि भारत जैसे देश में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। यूँ देखें तो भारत के सामने तो ऐसे अनेकों चुनौतियां हैं जिनको हम यहाँ एक दिन में कवर भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रमुख चुनौतियां जो हमें समझ में आया, जो हमें लगा कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन चुनौतियों के बारे में हम लेकर आए हैं। बाकी अगर आगे आपको और भी लगता है तो वो सारे काम आप अपने से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भारत के सामने आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिससे भारत प्रभावित होता है वो है आतंकवाद, वो है नक्सलवाद। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद विभिन्न तरह के होते हैं। ये देश के अंदर भी प्रायोजित किए जा सकते हैं और देश के बाहर भी प्रायोजित किए जाते हैं। आतंकवाद का कोई फिक्स डेफिनेशन अभी तक नहीं बना है, हालांकि भारत ने इसके लिए बहुत प्रयास किया
कि इसका कोई एक फिक्स डेफिनेशन बनाया जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई आम सहमति इस पे नहीं बन पाई है। लेकिन जो सामान्य भाषा में जिसको हम आतंकवाद कह सकते हैं वो ये है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह जो भय के आधार पे, जो हिंसा को अपना आधार बनाकर समाज में भय व्याप्त करवाता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। और ये उद्देश्य उनके अलग अलग हो सकते हैं। ये उद्देश्य उनके राजनीतिक भी हो सकते हैं, ये उद्देश्य उनके आर्थिक भी हो सकते हैं, और ये उद्देश्य उनको सत्ता के विरुद्ध भी हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में जो यूं तो आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन गया है, तो हर एक विश्व में जो है आतंकवाद अलग अलग तरीके और अलग अलग लक्ष्यों पे काम करता है। कुछ का लक्ष्य है अपना सत्ता स्थापित करना, कुछ का लक्ष्य है आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना, और कुछ का लक्ष्य है धर्म का प्रमोशन करना। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, हथियार का सहारा लेते हैं, और इससे भारत जैसे देश में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। आतंकवादी गतिविधियां हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। यूँ तो कहे आज़ादी के बाद से अब तक हम इस पे पूर्ण तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में वो है नक्सलवाद का। नक्सलवाद एक विचारधारा है और एक ऐसा आर्थिक संघर्ष है जो हथियार के बलबूते अपनी स्वार्थ सिद्धि की बात करता है। यूँ तो ये बात करेगा गरीब, मजदूर, ऐसे वर्ग, सर्वहारा वर्ग का, लेकिन उनको एक अपना सहारा बनाकर, उनको एक अपना टूल बनाकर, उनको अपना माध्यम बनाकर ये अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। और धीरे धीरे नक्सलवाद जो है इतना ज़्यादा हिंसात्मक हो गया है कि देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। अभी हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी लोग थे वो किस तरीके से वहाँ के सीआरपीएफ के जवानों का खात्मा किए, और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमा प्रबंधन। सीमा प्रबंधन से हमारा तात्पर्य है, आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी सीमा जलीय भी है, जिसकी सीमा स्थलीय भी है, और जिसकी सीमा मरुस्थलीय भी है। तो इस विभिन्न प्रकार की सीमा में कैसे बैलेंस स्थापित की जाए, ये भी भारत के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के मुद्दे की, तो वहाँ पे पाकिस्तान जो आतंकवाद को इतना ज़्यादा प्रमोट करता है, वहाँ के कश्मीर में रह रहे लोगों का फंडिंग करता है, तो इससे वहाँ की जो आंतरिक अशांति है वहाँ पे हमेशा बनी रहती है। वहाँ के जो आर्मी है, वहाँ का जो पुलिस बल है, हमेशा इनसिक्योर फील करता है। तो ये सारे जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये भी हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। उसके बाद मुद्दा है विप्लववाद का। विप्लववाद से हमारा तात्पर्य है किसी भी एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय जो उस राष्ट्र में रहकर उस राष्ट्र के संविधान को मानने से इनकार कर देता है और अपने लिए एक अलग राष्ट्र की कल्पना करता है। इसका उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में, स्पेशली नागा लोगों में। नागा लोग किस तरीके से समय समय पर सरकार के विरोध विद्रोह पैदा कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका अपना एक झंडा हो, उनका अपना एक अलग देश की मांग करते हैं, वो अलग संविधान के मांग करते हैं। ये सारे चैलेंजेस भी भारत के सामने बहुत बड़े हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो भारत के सामने हैं, जैसे कि आर्थिक अपराध। भारत में आप देख रहे होंगे किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक भगोड़ापन आजकल देखने को मिल रहा है। तो ये सारे भी अपराध हैं जो हमारे समक्ष बहुत बड़ी चुनौती का काम कर रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे इसके आगे, भारत के आज़ाद होने के बाद से अब तक हमारे समक्ष ऐसे कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां आई जिससे हमारा आंतरिक सुरक्षा को बहुत गहरा आघात पहुंचा, हमारी आंतरिक सुरक्षा को तार तार किया गया। हमारे प्रशासन के समक्ष, हमारे सरकार के समक्ष ऐसी कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां आई। तो भारत के आज़ादी के पास जो सबसे बड़ी चुनौती आई वो था शरणार्थियों का पुनर्स्थापन। शरणार्थियों का पुनर्स्थापन से क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग जो भारत के पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान से भारत आए,
तो इस विभाजन के दौरान उन लोगों का विस्थापन करना, उन लोगों का पुनर्स्थापन करना और उनको पुनर्स्थापन करने से वहाँ के स्थानीय लोगों में जो अविश्वास आया, वहाँ के स्थानीय लोगों में जो असंतोष का भावना आया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती उभर के सामने आई। उसके बाद एक दौर आया क्षेत्रीयतावाद का, क्षेत्रीय विकास का। आपको पता है कि कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो जब से भारत आज़ाद हुआ तब से वो अकेले शासन कर रही थी। 1967 के दौरान में डीएमके आती है। डीएमके तमिलनाडु में एक पार्टी आती है और उसके आने से और भी कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का उद्भव होता है। और जैसे ही डीएमके आती है तो बहुत सारे राज्यों में पार्टियों का उद्भव होने से क्षेत्रीयता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। और जब क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिला तो केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क को सुदृढ़ करने संबंधित बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। आपको पता है कि भाषा जो है भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा और बहुत जिम्मेदार कारक है। पंजाब तो सिख धर्म के आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहा था, हालांकि 1966 में पंजाब को भी बांटा गया, लेकिन धर्म के आधार पे नहीं, भाषा के ही आधार पे। तो भाषा भी हमारे आज़ादी के बाद से अब तक एक बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है। आपको समय समय पे जैसे कि बोडो था, बोडो लैंग्वेज से जुड़े कुछ लोग हैं, असम समझौता जो हुआ, नागा लोगों का जो विवाद है, ये सारे विवाद बहुत ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिसका मुख्य जो अंतर्विरोध का जड़ है वो भाषा ही है। उसके बाद बांग्लादेश भी एक बहुत बड़ा कारण बना। बांग्लादेश के विभाजन से क्या हुआ कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़े और बहुत सारे शरणार्थी एक बार फिर भारत में आते हैं और उनके लिए जो स्थानीय लोगों में असंतोष फैला, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। आपातकाल भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बना हमारे आंतरिक सुरक्षा के समक्ष, क्योंकि आपातकाल के आने से बहुत सारे राज्यों में अशांति फैला, जेपी आंदोलन चला, विद्यार्थियों का समूह किस तरह रोड सड़क पे आ गया, तो किस तरह लोगों के फंडामेंटल राइट्स को समाप्त किया गया। उसके बाद आया एक पंजाब समस्या। 80 के दशक में पंजाब में बहुत जोर शोर से आतंकवाद पनपा। एक सिख कम्युनिटी के खिलाफ जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, गोल्डन टेम्पल को जितना हताहत हुई, सिख के धर्म को जितना ठेस पहुंचा, ये सारे ऑपरेशन के बाद बहुत सारे सैनिकों की हत्या, बहुत सारे सिटीजन्स की हत्या, और इससे उबरने में पंजाब को बहुत सारा वक्त लग गया। इसके फलस्वरूप तो इंदिरा गांधी जी की हत्या भी कर दी गई। तो उसके बाद एक दौर आता है 90 का दशक। 90 के दशक में एलपीजी के आने से, वैश्वीकरण के आने से भारत में आंतरिक सुरक्षा का जो परिभाषा है वो एकदम से बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही भारत वैश्विक समुदाय के साथ जुड़ता है, भारत के पास कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी मिले हैं। एलपीजी के आने से हमारे पास इंटरनेट आ गया। एलपीजी के आने से हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे रिसोर्स भी आ गए। तो ये सारे रिसोर्स हमको बेनिफिट भी देते हैं और ये सारे रिसोर्स हमको नुकसान भी देते हैं। आप पेपर में अक्सर ये पढ़े होंगे कि आईएसआईएस जो है उसमें कुछ युवक, भारतीय युवक वहाँ पे पकड़े गए, कुछ नौजवान वहाँ पे पकड़े गए। तो ये सारे जो रिक्रूटमेंट है ये एलपीजी का ही देन है। इतने सारे इंटर कनेक्टिंग हो गए हैं एक देश दूसरे देश से कि वहाँ पे वो बैठे बैठे किसी भी देश के युवाओं को मुद्दे से भटकाकर, मुख्य धारा से भटकाकर वहाँ पे अपने देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से युवाओं का माइंड वॉश करके वो अपने संगठन में संलिप्त कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को आने से भी एक नया चैलेंज और एक नए तरीके का चैलेंज भारत के सामने आया। तो ये सारे उदाहरण थे आपके पास, जो कुछ प्रमुख उदाहरण, यूँ तो बहुत हैं, कुछ प्रमुख उदाहरण जो भारत के आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमको देखने को मिले। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो समस्या है, आंतरिक चुनौतियां हैं हमारे पास, जो प्रॉब्लम है, चाहे वो आतंकवाद का समस्या है, चाहे वो विप्लववाद का समस्या है, चाहे वो क्षेत्रीयतावाद का समस्या है, चाहे वो सांप्रदायिकतावाद का समस्या है, ये समस्या आखिर भारत में है ही क्यों? कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती पैदा
कर रहे हैं। तो उन कारकों में अगर आप देखेंगे तो कारक भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है भारत में गरीबी। भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन गरीबी का उन्मूलन भारत अभी नहीं कर सका है। भारत में गरीबी जो है एक प्रमुख समस्या है। योजनाएं तो केंद्र सरकार द्वारा बहुत से चलाई जाती हैं, राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी चलाई जाती हैं, लेकिन क्या ये योजनाएं उन गरीबों तक समुचित रूप से पहुंच पाती हैं क्या? अगर नहीं पहुंच पाती हैं तो इससे क्या होता है कि उन गरीबों में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होता है और ये ऐसे मामलों में संलिप्त हो जाते हैं जो देश विरोधी होते हैं। अशिक्षा भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कारक है, देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कारक है। पड़ोसी देशों के साथ मेरा फ्रेंडली रिलेशन का ना होना भी कारक है, क्योंकि पाकिस्तान मान लीजिए अगर मेरा पड़ोसी देश है तो इससे मेरा निरंतर विवाद पनपा रहता है। पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादियों की फंडिंग करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको पैसे मुहैया कराता है, तो इससे हमारे संबंध जो है उसके साथ कभी मधुर नहीं हो पाते हैं। और जो सीमावर्ती जितने भी इलाका हैं, चाहे बांग्लादेश के हों चाहे पाकिस्तान के हों, अगर इनसे हमारा संबंध मित्रवत नहीं है तो ये जो खटास है ये देखने को मिल जाता है। आप ये सोचते होंगे कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होने से भारत में क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए एक कम्युनिटी जो बांग्लादेश की कम्युनिटी है, बांग्लादेश में अगर किसी कम्युनिटी को सरकार के प्रति असंतोष हुआ या उनको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा, तो वो कम्युनिटी जो बांग्लादेश में रह रही है, अगर वो कम्युनिटी भारत में भी है तो सीधे सीधे उसका असर भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। आप अक्सर ये उदाहरण देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, वो अपने पड़ोसी देशों के साथ अभिन्न तरीके से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ की गतिविधि अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ होती है तो उसका सीधा सीधा असर भारत में भी देखने को मिलेगा। जैसे आपको तमिल विवाद देखने को मिल जाएगा, कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे बहुत कारक हैं जो हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उसके आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता भारत में बहुत ज़्यादा व्याप्त है। भारत में एक तरफ हैव्स है, एक तरफ हैव्स नॉट है। ये दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा खाई है। एक जगह पूंजी का जो है संकेंद्रण है और एक जगह मिडिल फैमिली है या उससे नीचे के तबके के लोग हैं जो सरकार के विरोध विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे असमानताओं का सामना करना पड़ता है। सांप्रदायिक विभाजन भी भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत जिम्मेदार कारक है। और युवा वर्ग की निराशा, जो युवा वर्ग भारत में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, फलस्वरूप उनका सरकार के प्रति निराशा बढ़ती है और ये दूसरे ऐसे कामों में संलिप्त हो जाते हैं जो देश विरोधी हैं या फिर जो हमारे आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। ये था आज का लेक्चर। जो भी इसको समझने में दिक्कत आई हो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। और आज हमने एक बार फिर से बता दूं कि आज हम समझे कि आंतरिक सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं और इसके लिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जिम्मेदार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।